Good evening, sir. Good evening. Good. Yeah. Good evening, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है? गुड इवनिंग बोले थे। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। तो सबके तरफ से राज अकेले बोल रहा था क्या? बाकी तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके, तो आज जो हम लोग अभी फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक, खासकर न्यूमेरिक वाला और कंडीशनल फंक्शन, उसका आज रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, और जिसको जिसको याद होगा वो बताना, हैंड रेज करना कि सर हमको याद है, हम पूछते भी चलेंगे साथ में। काउंट और काउंटे फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? तरुण बताओ। काउंट सर ओनली फॉर न्यूमेरिक को काउंट करता है, बट काउंट ए करेंगे तो अल्फाबेट के साथ साथ काउंट करता है। थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है तुम्हारा आंसर। रोहित? काउंट इफ न बोले तो सिर्फ काउंट, काउंट सिर्फ काउंट फंक्शन, काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है? सो काउंट फंक्शन सर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को सर वो काउंट करता है, इट मींस कि स्पेस, और वहाँ पे यदि वर्ड्स या फिर स्ट्रिंग टाइप के आते हैं कुछ भी डेटा तो उसको काउंट नहीं करता। राज? काउंट है सर राज वर्मा? Yes, sir. Sir, count is सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को मतलब काउंट करता है सर। अगर कोई सेल खाली है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। और सर काउंट में हुआ सर, इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है सर। अच्छा, कितने तरह का डेटा टाइप हम लोग एक्सेल में पढ़े हैं? कितने तरह का डेटा होता है एक्चुअली एक्सेल के, अगर नजरिए से देखो तो? चार तरह का। देयर फोर टाइप ऑफ डेटा: न्यूमेरिक, कैरेक्टर, डेट, डेट एंड टाइम, डेट या बोलो डेट टाइप एक ही है, और चौथा है हमारा लॉजिकल, ट्रू और फॉल्स, बुलियन, लॉजिकल, ये। तो काउंट और काउंट में डिफरेंस ये है कि काउंट जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा एज वेल एज डेट टाइप डेटा को काउंट करता है। ठीक है? Yes, sir. डेट भी रहता है उसमें, डेट टाइप डेटा और न्यूमेरिकल दोनों काउंट करता है। और बचा क्या क्या? तो बचा कैरेक्टर और लॉजिकल, लॉजिकल और कैरेक्टर टाइप। तो काउंटे उसको भी इंक्लूड कर लेता है, मतलब काउंटे चारों तरह के डेटा को काउंट करेगा और काउंट सिर्फ दो तरह के डेटा को काउंट करेगा। ओके? ठीक है, तो काउंट फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यू, दिस काउंट इंक्लूड बोथ नंबर एंड डेट्स। ओके, एंड दिस काउंट विल इंक्लूड return number of specified set of value. Argument can be values, array of values, or reference of a cell. काउंट यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया क्या?
हाँ ठीक है, तो द काउंट ए फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक विद इन ए सप्लाइड सेट। नॉन ब्लैंक आने का मतलब अगर ब्लैंक को छोड़ दो तो यही 4 तरह का डेटा हो सकता है, तो इस 4 तरह के डेटा को वो काउंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। और ये भी हमेशा याद रखना कि 2000 और 2007 और लेटर वर्जन में ये सारा का सारा पैरामीटर का जो नंबर था वो 255, मतलब 255 वैल्यू एज ए हम आर्गुमेंट हम दे सकते थे, पास कर सकते थे। और 2007 के पहले मात्र 30। काउंट ब्लैंक समझ में आ गया कि सिर्फ ये ब्लैंक को काउंट करेगा। काउंट इफ ये कंडीशनल काउंट है, मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे हम काउंट करेंगे और उसका जो हमारा सिंटेक्स है वो ऐसा है कि रेंज, मतलब जिस रेंज पे हमको कंडीशन लगाना है वो रेंज, और उस पर उस रेंज पे जो कंडीशन देना है वो कंडीशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा? जैसे मान लो काउंट हम लोग करके देखा था ना कि एक पूरे लिस्ट में मार्केटिंग वाले पर्सन को हमको काउंट करना है, तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो, वो रेंज हो गया। ठीक है, कॉमा देके डबल कोट से लिख दो मार्केटिंग, काउंट करके बता देगा कि कितना मार्केटिंग है। ओके, काउंट इफ, इसके साथ हम एक क्राइटेरिया ही दे सकते हैं, जहां जहां सिर्फ इफ है वहां वहां सिर्फ एक कंडीशन क्राइटेरिया एक ही चीज है, एक बार हम देंगे। और जब कंडीशन क्राइटेरिया देंगे तो किस डेटा सेट पे वो लगेगा उसको हम एज ए रेंज दे देंगे। तो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट पे ये वाला क्राइटेरिया खोज के बताओ। यस रोहित? गलती से एंड हो जाएगी, हम्म, गलती से एंड हो जाएगी। ओके। और जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे हम काउंट करना रहेगा तो हम बोले काउंट इफ्स, एस लगा दिए, हो गया। यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब वो डेटा सेट जिस पे क्राइटेरिया मेरा अप्लाई होगा। तो पहले डेटा सेट, फिर कंडीशन, फिर डेटा सेट, फिर कंडीशन, तो ऐसा करते चला जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे काउंट इफ्स। ओके, if more than one criteria is supplied then must all have the same length। क्राइटेरिया रेंज का मान लो रेंज 1 हम सेलेक्ट किए, A1 से लेके A5 तक, और इस पर कंडीशन लगा दिए। और अब दूसरा वाला किए हम D1 से लेके D7 तक, तो गलत हो गया। पहला वाला जितना था उतना ही दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा। ठीक है, तो रेंज सिलेक्शन है वो समान होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए लेंथ। अब जब तुमको काउंट इफ और काउंट इफ समझ में आ गया तो सम इफ और सम इफ बिल्कुल वैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना ही, काउंट कर रहा था, सम उसको सम करेगा, ऐड करेगा, उसको वो जोड़ेगा। ठीक है, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज ऑप्शनल है। अगर सम रेंज नहीं रहेगा, सम रेंज जब नहीं रहेगा तब क्राइटेरिया इस रेंज पे अप्लाई होगा और इसी रेंज को वो सम भी करेगा। ठीक है, अगर इस रेंज पे क्राइटेरिया अप्लाई करना है, जोड़ना कोई तीसरा रेंज है, तो हमको सम रेंज देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये था सम रेंज हमारा। इफ है मतलब क्राइटेरिया एक ही रहेगा और ये क्राइटेरिया जिस रेंज पे आने वाला है वो यहाँ रहेगा। जैसे मान लो डिपार्टमेंट वाला बात किए थे, तो हम बात करें कि सेल्स डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं सबकी सैलरी सम करके बताओ, तो आपको पता चलेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी दी जा रही है। तो क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट वाला पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डबल कोट्स में लिख देंगे सेल्स कॉमा देके सैलरी वाला कॉलम यहाँ सेलेक्ट करके लिख देंगे रेंज। तो यहाँ डिपार्टमेंट का कॉलम, यहाँ सैलरी का कॉलम, और यहाँ पे क्राइटेरिया इस पे रन करने वाला। हो गया मेरा काम, इतना सेल्स वाला है सबका जोड़ के बता देगा। जहां ऐसा लग गया इफ के आगे मतलब मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि काउंट इफ्स में हो रहा था, सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा।
अंतर इतना है, ये सम रेंज जो यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शनल होता था, यहाँ पे मैंडेटरी हो गया और पहले आ गया सम रेंज। ठीक है, सम रेंज पहले आ गया और मैंडेटरी हो गया। इसके बाद रेंज, अलग अलग रेंज चुनिए, उस पर क्राइटेरिया डालिए। ऐसा रेंज और क्राइटेरिया, रेंज मतलब वो पूरा का पूरा जो वन डायमेंशन अरे है वो, उस पर अप्लाइड कंडीशन। तो इस तरह से हम सम इफ्स का भी काम कर सकते हैं। कंडीशनल इफ विथ मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। मैक्स ऑब्वियस है, मैक्स के साथ अगर जो नंबर पास करेंगे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, तो मैक्स क्या करेगा, इस तीन में से एक नंबर जो हाईएस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है, उसको खोज के निकालेगा, प्रिंट कर देगा उसको। ठीक है, मैक्स ए बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे काउंट और काउंट ए में जो अंतर था वही यहाँ पे भी है। मैक्स ए हमको बुलियन वैल्यू, मतलब बुलियन लॉजिकल वैल्यू और कैरेक्टर, उस दोनों को भी कंसीडर करेगा, मैक्स ए और मीन ए। ठीक है, नहीं तो अभी क्या कर रहा था कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में से ही मैक्सिमम निकाल रहा था। मैक्स ए लगा देंगे तो वो सारे डेटा को कंसीडर करेगा। ओके, मैक्स इफ्स, ये मैक्स है कंडीशनल मैक्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारा कंडीशन पे ये काम करेगा। मैक्स रेंज, इसमें से इस रेंज में से मैक्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया नंबर 2, रेंज 3 क्राइटेरिया नंबर 3, ऐसा चलता चला जाएगा। और ये वाला जो था ये 2019 और लेटर वर्जन में इंक्लूड करा गया है, उसके पहले वाले वर्जन में ये नहीं था। ओके, मिन के साथ वही बात है, जो नंबर दोगे या तो अलग अलग नंबर कॉमा से दो, या फिर एक पूरा का पूरा कॉलम रेंज या रो रेंज पूरा हम दे दें, दोनों कंडीशन में मिन फाइंड आउट कर देगा। मिन ए क्या करेगा, लॉजिकल वैल्यू को भी कंसीडर करेगा और टेक्स्ट को भी कंसीडर करेगा। ठीक है, कोई कुछ बोला क्या? ठीक है, तो लॉजिकल वैल्यू को कैसे कंसीडर करेगा कि लॉजिकल ट्रू जो है वो 1, लॉजिकल फॉल्स है वो 0, और कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ABCD कुछ भी लिखे हो किसी सेल में, तो उस सेल का वैल्यू ये न्यूमेरिकली 0 कंसीडर करेगा, तब मीन या मैक्स उसको फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इफ जो कंडीशनल फंक्शन था, ये सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया और बहुत जो असंभव सा लगने वाला काम एक्सेल में इससे हम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल हमारे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इफ जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो दिया गया है उसमें बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, फॉक्सट्रॉट में हम लोग इफ पढ़े थे और एक कॉम्पैक्ट इफ पढ़े थे, IFF। ठीक है, कंडीशनल वाला जो था वो सी में भी है, जिसमें हम लोग ठीक इसी तरह से टेस्ट करते हैं, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू हम उसको यूज करते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो, इफ लॉजिकल टेस्ट पहला वाला जो कॉमा से सेपरेटेड है, तीनों कॉमा के जो पहला वाला है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसा टेस्ट? तो सैलरी ग्रेटर निकल टू 10,000, सैलरी लेस देन निकल टू, ये वाला जो टेस्ट है ये टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और हमको पता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन दिया जाता है अगर वो ट्रू होता है तो इफ वाला बॉडी रन करता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला बॉडी रन करता है। बिल्कुल उसी जैसा बनाया गया है इसको।
और चूंकि एक्सेल में काम करने वाले लोग प्रोग्रामर नहीं हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हैं, इसीलिए इस इफ को बहुत सिंपल रखा गया है कि किसी को भी समझ में आ जाए और वो कंडीशन वो अप्लाई कर सके। ठीक है, यहां तक तो बात हो गया कि इफ पहला पार्ट कंडीशन है, दूसरा पार्ट रन करेगा। यहाँ क्या रन करेगा, यहाँ जो लिख दोगे वही रन कर जाएगा, यहाँ जो लिखेंगे वो रन करेगा। ठीक है, जो फंक्शन होगा तो कॉल हो जाएगा, डबल कोट्स में लिख दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों जगह में हम कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है कि हम यहाँ पे और यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अभी तक तो बात समझ में आया, लॉजिकल टेस्ट ट्रू तो ये वाला, फॉल्स तो ये वाला। ओके, अब रहा बात कि नेस्टेड इफ वाला कंसेप्ट कैसे होगा इसमें। तो हम बोले ना कि लॉजिकल टेस्ट करते हैं, टेस्ट नंबर वन अगर ट्रू है तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलो फंक्शन कॉल होगा तो इफ भी तो एक फंक्शन है, तो यहाँ पे इफ लिख देते हैं, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रू एंड कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स, यहाँ कंप्लीट लिख दिए। तो यहाँ कंडीशन नंबर 2 दे दिए, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 ये है, ये कंडीशन नंबर 2 इस इफ का भी 3 पार्ट होगा। कंडीशन नंबर 2 ट्रू होगा तब ये, फॉल्स होगा तो ये। अब कंडीशन नंबर 2 होने पे फिर एक तीसरा फंक्शन कॉल करते हैं, वो भी इफ है। एल्स वे भी फंक्शन कॉल कर सकते तो वहां भी इफ कर लिए, और बाहर निकले तो यहाँ भी इफ कर लिए। तो ये हमारा बिल्कुल वैसा ही इफ एल्स का लैडर क्रिएट होगा जैसा हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय पढ़ते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ग्रेडिंग वाला जो हम बताए थे कि किसको कितना नंबर आया एक स्लैब में ग्रेड करने के लिए, ये हो पाया था तुम लोग से? यस सर, हुआ था। ठीक, अब यहाँ के बाद 2 और फंक्शन है मेरा जो इफ का हेल्पिंग फंक्शन है, हेल्प करता है, जैसे एंड और। ये 2 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एंड और। अगर कोई डिसीजन हमको किसी 2 कंडीशन पे बेस्ड करके लेना है तो उस 2 कंडीशन को हम एंड के साथ इंक्लूड करते हैं हर जगह, प्रोग्रामिंग में हर जगह एंड के साथ करते हैं। तो एंड में दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे, सॉरी, हर कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। अगर टेस्टिंग के दौरान कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स मिल जाता है तो आगे का कंडीशन इवैल्यूएशन बंद हो जाएगा और उसको वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, मान लो 4 कंडीशन दिए थे, ये इवैल्यूएट किए तो ये मिला ट्रू, ओके गुड, ये वाला इवैल्यूएट किए मिला फॉल्स, तो फॉल्स मिला तो ये 2 जो है उसको हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो फॉल्स मिल गया है तो रिटर्न तो हमको फॉल्स ही करना है, बाकी कितना भी ट्रू क्यों ना मिले। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स मिल गया, पहला अगर लॉजिकल टेस्ट की वही फॉल्स मिल गया तो आगे कोई टेस्ट नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स रिटर्न होगा तो कौन सा रन करेगा? अगर इफ के लॉजिकल टेस्ट में अगर हम एंड से 2 दे रहे हैं और एक भी फॉल्स निकल गया तो मेरा एल्स वाला बॉडी रन करेगा। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट नंबर 1 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 कॉमा 3 कॉमा 4 ऐसा है। तो हमको लॉजिकल टेस्ट 1 एक टेस्ट मैंडेटरी है क्योंकि एंड का जो पैरामीटर है वो खाली नहीं रख सकते, तो 2 देना ही पड़ेगा, एक तो कम से कम देना ही पड़ेगा। एक बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे, और ये अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एक से ज्यादा देना है तो आप दे सकते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर है। तो इस तरह से 2007 एंड लेटर वर्जन में हम टोटल 255 आर्गुमेंट हम दे सकते हैं। उसके पहले वाले में ओनली 30। ठीक है, और जस्ट उसका उल्टा हमको और में अगर 4 फंक्शन दिया गया है, चारों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा
तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। चार फंक्शन, चार कंडीशन दिए, पहला वाला मिल गया ट्रू, दिस इज ट्रू, तो ये तीन को हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, पहला ट्रू मिला ना मतलब ट्रू होने वाला है, आगे फॉल्स हो ट्रू हो कोई मतलब नहीं है। तो एक भी अगर ट्रू हो गया तो और फंक्शन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट को, नॉट के बारे में पता है तुमको कि नॉट क्या करता है, निगेट कर देता है। अगर हम कुछ वैल्यू, कुछ रिजल्ट है ट्रू है या फॉल्स है, उसको अगर लॉजिकल वैल्यू को नॉट से पास कराएं तो ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। जैसे नॉट नहीं मतलब तुम कुछ बोले बोले नहीं, ठीक उसी तरह से अगर ट्रू बोल रहा है तो नॉट उसको बोलेगा नहीं, मतलब उल्टा कर देगा। ठीक है, इफ एरर, एरर जो होता है ना, देखो अभी बता रहे थे कि जिस तरह से कपड़ा, कोई कपड़ा अगर फट जाए तो हम लोग यहाँ पे या तो पहले के जमाने में वहां पैबंद लगा दिया जाता था, क्या बोलते हैं उसको, चिप्पी, हाँ पैबंद लगा दे मतलब उसको ढक दो, या फिर उसको रफू करा दो, उसको मैनेज कर दो, उस फटे हुए को क्लियर कर देना। क्यों? क्योंकि फटा हुआ से अंदर दिखेगा जो अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में अगर कहीं कोई एरर आ रहा है तो मेरे पूरा का पूरा जो जो टूल है जिसपे हम काम किए हैं उसका पूरा का पूरा एरर मैसेज हमको वहां पे डिस्प्ले हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कपड़े का फटा हुआ हम लोग उसको रफू करते हैं, ठीक उसी तरह से जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का, एज वेल एज एक्सेल का भी जो एरर वाला पार्ट है उसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो शीट है वो डर्टी दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, जैसे हमारे प्रोग्राम में होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको हैंडल करते हैं, एरर को हैंडल करना है, एरर को मैनेज करना है, एरर को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्या उपाय है, तो जैसे तुम लोग C++ पढ़े होगे तो पढ़े होगे कि एरर कैसे, वहां पे एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक बताया गया होगा। ठीक है, तो हम वैसे कोड को जो एररनेस हो सकता है उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, पता है हाँ यहाँ एरर हो सकता है, सबको नहीं लिखते, लिख सकते हैं। यहाँ भी वही बात है, इफ एरर जो एक फंक्शन है इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर दो, इसके अंदर जो फंक्शन कॉल करना है कॉल कर दो, अगर उस फंक्शन के अंदर किसी तरह का एरर आया, चाहे वो नम एरर हो, वैल्यू हो, तुम्हारा रेफरेंस एरर हो, डिवाइड बाय जीरो, कोई किसी तरह कोई भी एरर हो, इसके अंदर वो एरर आता है तो जो तुम्हारा उस सेल में हैश नम डॉट जीरो ऐसे जो लिखा जाता है वो बहुत अगली लगता है, वो नहीं लिखाएगा, वो नहीं लिखाएगा। वहां पे तुम अपना कोई भी कस्टमाइज मैसेज प्रिंट कर सकते हो वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डिवाइड बाय जीरो था ना, हैश डिवाइड जीरो, वो मैसेज आया था, वहां पे लिख दिया क्या कि डिवीजन बाय जीरो मैसेज, जैसे ही कहीं डिवीजन बाय जीरो वहां लिखा गया सेल में कि डिवीजन बाय जीरो, सिंपल, कितना बढ़िया है। तो इस तरह से इफ एरर को हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन कॉल करने में एरर होगा तो ये वाला वैल्यू। ठीक है, एरर हैज अकर्ड या समथिंग मिस्टीरियस हैज कम, कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे वो मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं ताकि एरर, यूजर को एरर ना पकड़े में आए कि यहाँ एरर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद था एक्सेल का फॉर्मूला एरर। ये टोटल 7 तरीके का एरर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें 6 ही एरर है। 7वां वाला जो ये है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एरर। यहाँ पे अगर तुम्हारे किसी सेल का विड्थ कम है उसमें भरे जाने वाले डेटा से, तो ये इस तरह से, अगर वो फार्मूला का रिजल्ट है तब वो बड़ा है और वो छोटा है, साइज छोटा है, तो आधा अधूरा डेटा दिखेगा
तो पता कैसे चलेगा हमको कि ये मेरा और भी डेटा है जो अंदर छिपा हुआ है? तो हम क्या होगा कि हम गलत डेटा को लेके हम अपना एनालिसिस करने लगेंगे। ठीक है, गुना किए आया 1 2 3 4 5 से, हमको 1 2 3 4 दिख रहा था तो 1 2 3 4 हम लेके अपना डेटा रिजल्ट बना दिए। तो उसको टैकल करने के लिए बड़ा अच्छा था कि अगर वो डेटा हमको ठीक से नहीं दिख रहा है, मतलब वो विड्थ कम है, तो उसको सिंबल के रूप में अगर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सिर्फ हैश वहां पे लिखा जाएगा, हैश 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 हैश। इससे क्या होगा कि एक वो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंबल, कि यहाँ इसका विड्थ कम है। ठीक है, विड्थ बढ़ा दो, डेटा आ जाएगा। पहला एरर है नल। नल वैल्यू, नल जैसे कि ओरेकल में भी हम लोग पढ़े थे, बीएसईआईटी वालों को याद होगा कि नल उसको बोलते थे जहां जो वैल्यू अनडिक्लेयर है, डिफाइन नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, दैट इज नल। नल मतलब नथिंग नहीं होता है, बताए थे। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होता है तो सम हो जाता सब, लेकिन ये प्लस छूट गया, तो ये सम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अर्थमेटिक फेल हो जाएगा। फेल होने पे क्या कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं क्या कि एरर दे देते, एरर तो भी देगा। और क्या कर सकते हैं, और एक काम ये पॉसिबिलिटी था कि A1 प्लस A2 प्लस A3 जोड़ दीजिए, A4 को इग्नोर कर दीजिए, A4 को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, या फिर हम इस सेल में चूंकि फॉर्मूला का गलती हो गया खाली छोड़ दें। क्या प्रॉब्लम था दोनों में? देखो, अगर मान लो हम A1 1 2 और 3 को जोड़ देते, A4 को नहीं जोड़ते, लेकिन फॉर्मूला तो हम लिखे थे ना A4 का, तो जो वहां पे फिगर आता, हमको लगता कि A4 जुड़ा हुआ है उसमें, हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि A4 प्लस छूटने के कारण A4 को इग्नोर कर दिया गया है। खाली छोड़ दोगे तो उसको जीरो कंसीडर कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह के डेटा को अलग से ये नोटिस कराने के लिए कि भाई यहाँ कुछ गलती हुआ है, एरर आता था नल एरर, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, खाली छोड़ नहीं सकते। कहीं खाली छोड़ेंगे तो आप जीरो समझिएगा, अगर डेटा आधा अधूरा लिख देंगे तो आधा अधूरा डेटा हो जाएगा। तो क्या उपाय है? तो नल। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। उसके बाद डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो ऑलरेडी हमको पता है कि मैथमेटिक्स में डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो अगर डिवाइड बाय जीरो हम करते हैं तो ये भी एक एरर बताता है। इसके बाद वैल्यू, वैल्यू वाला एरर कब आएगा? जब टेक्स्ट, जब हम किसी फंक्शन में को कॉल कर रहे हो और जिस तरह का डेटा एक्सपेक्टेड है उसके एकदम अपोजिट हम डेटा प्रोवाइड कर दें, तो वैल्यू एरर आएगा ना, एरर रिलेटेड टू वैल्यू। ओके, रेफरेंस, ये एरर रिलेटेड टू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कोई फॉर्मूला लिखिए, उसमें कुछ रेफरेंस दिया, हम कुछ रेफरेंस में से कुछ को डिलीट कर दो। ठीक है, दिए गए रेफरेंस सेल में से, रो या कॉलम में से कुछ अगर डिलीट हो जाता है तो क्या होता है? जैसे मान लो एक रो डिलीट किए, एक रो डिलीट किए तो नीचे वाला मान लो A3 डिलीट कर दिए, A1 प्लस A2 प्लस A3, A3 को डिलीट कर दिए तो A4 ऊपर आ गया, A4 वाला डेटा A3 की जगह पे आ गया। ठीक है, तो जब A3 की जगह पे आ गया और ये फॉर्मूला पहले से अगर वो रन करा दें, तब A1 प्लस A2 प्लस A4 हो जाएगा, होगा A3, लेकिन जुड़ तो गया A3 की जगह पे A4। ये हमको नोटिस कराना पड़ेगा। एक्सेल हमको नोटिस कराता है कि नहीं, देखिए आप जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें से एक रेफरेंस घट गया है, अभी जो डेटा दिख रहा है वो A3 की जगह पे A4 जुड़ा हुआ है। तो वैसा ना करके वो सीधे रेफरेंस एरर शो करता है। नेम एरर तब आता है जब हम किसी फंक्शन के नाम में गलती कर देते हैं, SQRT, ठीक है, लेकिन अगर टी छूट जाए, SQR हो जाए, वैसा कोई फंक्शन नहीं है तो एरर। कौन सा एरर? तो नेम रिलेटेड एरर। नॉट एप्लीकेबल, दिस एरर इंडिकेट्स दैट अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला।
हम जब किसी वैल्यू किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं और वो अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो हमको ये वाला नॉट अवेलेबल वाला हमको मिलता है एरर, और ये तो आप जान ही गए। ठीक है, ये हमारा एरर हो गया। इसके बाद है हमारे पास कुछ टेक्स्ट फंक्शन है और इसको हम लोग अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर, इसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। किसी को कुछ पूछता है तो पूछो। नो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। और तुम लोग का